सो लास्ट टर्न पे हमने पढ़ा है एसिड एंड बेस, टॉपिक ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम में एसिड एंड बेस पढ़ लिया है, ठीक है। तो आयनिक में एसिड किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं, ठीक है। बेसिकली तीन थ्योरी थी, रिकैप कर रहे हैं। अर्हीनियस थ्योरी थी, ब्रोंस्टेड एंड लॉरी थ्योरी थी, और लुईस कंसेप्ट था। अर्हीनियस ने ये कहा था एसिड वो होंगे जो वाटर के अंदर H आयन फर्निश करेंगे, और बेस वो होंगे जो वाटर के अंदर OH आयन छोड़ेंगे। और बेसिकली अर्हीनियस ने ही थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन दिया था, ये चैप्टर की स्टार्ट की थी। ब्रोंस्टेड लॉरी ने एनी मीडियम कह दिया था, और H आयन की जगह प्रोटॉन वर्ड यूज कर लिया था। प्रोटॉन डोनर आर एसिड एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर आर बेस कहा था। लुईस ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन के हिसाब से कंसेप्ट दीजिए, और अगर H आयन यानी पॉजिटिव चीज निकलने को एसिड कहते हैं, तो नेगेटिव चीज एक्सेप्ट करने को भी एसिड कहा जाएगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए कहा गया इलेक्ट्रॉन पेयर आर एक्सेप्टर आर एसिड एंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर आर बेस। फिर ये कहा गया कि ये दोनों बातें ऑलमोस्ट एक हैं, दैट इज all the Bronsted and Lowry acid are Arrhenius acids, but all the Bronsted and Lowry bases are not Arrhenius bases. और इन दोनों के लिए कहा गया all the Bronsted and Lowry bases are Lewis bases. ये लुईस की डेफिनेशन में बेस होंगे, और ये वाले एसिड सेम नहीं होंगे। तो ये हमारी कल की पढ़ाई थी, एसिड बेस, जिसके मेन एक पॉइंट पूछा जाता है आपके लेवल में, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। जहां भी एक H का अंतर होगा तो हम उसे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कहेंगे। नाउ आज की पढ़ाई हमारी इस चैप्टर की बैकबोन जिसे कहते हैं वो है, बेटा इस चैप्टर में जो बार बार हेडिंग आएगी उसको हमें आज पढ़ना है। बच्चों पहले हम उसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा बेस बना लेते हैं। एक वर्ड है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ DISS, डिसोसिएशन। व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? मतलब हमने ये कहा कि अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट है, वॉट एवर द नेम, AB नाम का इलेक्ट्रोलाइट है, AB नाम का इलेक्ट्रोलाइट को हमने वाटर में डिसॉल्व किया, तो इसने A आयन बनाया, B आयन बनाया। और ये जो आयंस होते हैं, इन आयंस में एक प्रॉपर्टी होती है कि ये आयंस आपस में कंबाइन करके दोबारा इलेक्ट्रोलाइट बना सकते हैं, यानी ये आयंस आपस में जुड़ के रिवर्स रिएक्शन चला सकते हैं। तो ये जो फॉरवर्ड डायरेक्शन का प्रोसेस था वो आयोनाइजेशन था, लेकिन आयोनाइजेशन एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, आयंस जुड़ के दोबारा इलेक्ट्रोलाइट बना लेते हैं। इसका मतलब कभी ना कभी इक्विलिब्रियम आएगा, उस इक्विलिब्रियम को आयनिक इक्विलिब्रियम कहेंगे, यानी ये 100% नहीं टूटता। अब अगर ये 100% नहीं टूटता तो ये कितने परसेंट टूट रहा है? तो बेटा उस हेडिंग का नाम, या उस हेडिंग को हम कह देते हैं डिग्री ऑफ, या तो डिसोसिएशन वर्ड कह देते हैं, या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। दोनों वर्ड पॉपुलर है, कॉमन है, यूज होते हैं। वन इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड अदर इज डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। तो व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन? क्या है बच्चों कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट कितना डिसोशिएट हो रहा है। मतलब आपने लेट सपोज 100 पार्टिकल्स लिए, 100 मोल्स लिए। अब 100 में से जब इक्विलिब्रियम आया तो ये देखा कि 40 ये बन गए हैं और 60 बच गए हैं, तो 100 में से टूटने वालों की संख्या 40 थी, तो आप कहेंगे कि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इन परसेंटेज इज 40%, कि ये 40% टूटा है। तो अगर आपको समझ में आ गया हो, परसेंटेज हटा दोगे तो 1 में से हो जाएगा डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, 0.4 क्या होगे, 100 से डिवाइड करोगे। तो क्या है बच्चों डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन? डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन का बेसिकली मतलब है 1 इलेक्ट्रोलाइट यानी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टेकन इनिशियली, ठीक है, आपने इतना इनिशियल लिया, एंड द इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएटेड, कितना इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट हुआ, इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएटेड फ्रॉम 1 मोल ऑफ इट। 1 मोल में से कितना टूटा,
electrolyte dissociated from 1 mole of it is known as degree of dissociation. फिर समझा रहा हूं, जैसे मान लो कि आपने ये NaCl इलेक्ट्रोलाइट लिया है, या और कोई भी ले सकते हैं, NaCl पानी में तोड़ा है, Na आयन और Cl आयन में, जब इक्विलिब्रियम आया, सपोज आपने इसके 5 मोल्स लिए थे, जब इक्विलिब्रियम आया तो इसके 1 मोल्स रह गए, इसका मतलब 5 लिए थे, 1 रह गए, तो 4 रिएक्ट कर गए। तो अल्फा जिसे कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वो क्या है कि टूट रहे हैं 5, ठीक है, और सॉरी टूट रहे हैं 4 और लिए गए थे 5, तो ये वाला रेशियो आपका क्या कहला रहा है, अल्फा, या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो व्हाट इज डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? क्या हुआ, अल्फा का फॉर्मूला क्या आ गया, न्यूमरेटर में आपको रखना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएटेड, और डिनोमिनेटर में आपने रखना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टेकन, आपने कितने लिए थे उसमें से कितने टूट गए हैं। तो इसे शॉर्ट में अल्फा इक्वल्स टू मोल्स डी फॉर डिसोसिएटेड, मोल्स टी फॉर टेकन, ठीक है। और फिर से हमने लिखा अल्फा इन परसेंटेज, परसेंटेज क्या होता है भैया, परसेंटेज होता है 100 में, तो मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन मोल्स टेकन इनटू 100। इन दोनों में जरा अंतर रखना, याद रखना, कहीं गलती ना हो आपसे, कि अगर उसने सिर्फ अल्फा कहा है तो वो यूनिटरी अप्रोच है। यूनिटरी अप्रोच कहने का क्या मतलब होता है, यूनिटरी अप्रोच कहने का मतलब 1 में से कितना टूटा, और अगर उसने अल्फा परसेंटेज में दिया है तो बेसिकली वो 100 में से कितना टूट रहा है ये बता रहा है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, न्यूमेरिकल में यूनिटरी अप्रोच ही तो लगेगी कि 1 की वैल्यू इतनी है तो 0.1 की वैल्यू कितनी होगी, यानी हमेशा न्यूमेरिकल में यूनिटरी अप्रोच को फोकस किया जाएगा। तो एग्जामिनर हमें कंफ्यूज करने के लिए परसेंटेज में देगा, परसेंटेज वाली वैल्यू 100 में से होती है, उसे 100 से डिवाइड करके 1 में चेंज कर लेना, फिर न्यूमेरिकल में यूज करना, दैट विल बी बेनिफिट फॉर यू। तो पहला एक शॉर्ट हेडिंग का नाम हो गया हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या आई बेटा इसकी डेफिनेशन, इट इज मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट dissociated from 1 mole of it, 1 मोल में से कितने टूटे हैं, और मैथमेटिकली ये अल्फा से डिनोट होता है और मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन मोल्स टेकन होता है, तो 1 में से कितना है वो ये है। अब इसमें एक हेडिंग आएगी फैक्टर्स अफेक्टिंग अल्फा, ठीक है, फैक्टर्स यानी किन बातों पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिपेंड करता है। बच्चों इस चैप्टर में मैं आपको बता दे रहा हूं, एक ही फॉर्मूला बार बार लगना है, मतलब अभी आपको ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ से या एक रिलेशन से मैं फॉर्मूला पढ़ाऊंगा, उसे मैं कहता हूं इस चैप्टर का बैकबोन है, और वो फॉर्मूला जब बार बार लगाया जाता है बस ये सोच के लगाना होता है कि आप किसके लिए लगा रहे हैं, एसिड के लिए, बेस के लिए, सॉल्ट के लिए, वीक एसिड के लिए या वीक बेस के लिए। तो ये वाले वर्ड आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, मतलब कौन से वर्ड, एसिड, बेस, और एसिड में 2 तरह के, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, बेस में 2 तरह के, स्ट्रॉन्ग एसिड में 2 तरह के, सॉरी गलत बोल गया मैं, एसिड में 2 तरह के, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, बेस में 2 तरह के, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, और तीसरा सॉल्ट। तो ये 3 चीजें जिस बच्चे को एकदम समझ में आ गई उस बच्चे को ये चैप्टर थोड़ा अच्छा लगता है। एक्चुअली इस चैप्टर में ना फॉर्मूलेज बार बार हमें चेंज करने पड़ते हैं, बफर के लिए अलग है या बाकियों के लिए अलग है, तो वो डिपेंड करता है कि कॉम्बिनेशन क्या है। मतलब ये आप जितनी जल्दी पहचान कर लेंगे कि कौन सी चीज हमें एग्जामिनर ने क्वेश्चन में जो दी है वो सॉल्ट है या वो खाली बेस है, और अगर बेस भी है तो वीक है या स्ट्रॉन्ग है, एसिड है तो वीक है या स्ट्रॉन्ग है। तो मैं आपको पहले दिन या आज रिकमेंड ये कर रहा हूं, चाहे पूरा दिन लग जाए, बट जैसे ही कोई भी आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन देखा
और आपको इस कैटेगरी में डिस्टिंग्विश करने में दिक्कत नहीं हुई तो आपसे आयनिक का न्यूमेरिकल हो जाएगा। आयनिक में अधिकतर बच्चे जो न्यूमेरिकल नहीं कर पाते वो बाद में माथा पीट के यही रोते रहते हैं, अरे यहाँ सॉल्ट था, अरे यहाँ वीक एसिड था। तो वो जो अरे और ये आता है वो आप ना लाएं, इसलिए मैं कह रहा हूं इनसे दोस्ती कर लो। फैक्टर अफेक्टिंग अल्फा में भी पहला फैक्टर यही है। इस फैक्टर का नाम रखा गया है नेटूरे, नहीं नेचर, नेचर या नेटूरे ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बेटा, इसमें कहा गया है इलेक्ट्रोलाइट कुछ होते हैं जिनका अल्फा नियर या अप्रोचिंग टू 1 होता है। अप्रोचिंग टू 1 वाले इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है? अल्फा 1 का मतलब ये है, अगर अल्फा का आंसर 1 आ रहा है तो मोल्स टेकन और मोल डिसोसिएटेड बराबर है। यानी 100 लिए थे, 100 के 100 टूट गए, 5 लिए थे, 5 के 5 टूट गए। तो अल्फा 1 का मतलब है मोल्स डिसोसिएटेड इज नियरली इक्वल टू मोल्स टेकन। हमने जितने लिए थे सारे ही तोड़ दिए हैं, दैट आर टर्म्ड एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो अल्फा नेचर पे डिपेंड करता है, या तो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है या स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से इलेक्ट्रोलाइट माने जाएंगे? जिनका अल्फा नियरली 1 है, जो जितना लिया है पूरे के पूरे टूट गए हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कौन कौन आता है ये आपको याद रखना है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में या तो आते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड में अगर आप सिर्फ 6 एसिड याद रखेंगे तो काम चल जाएगा, जिसमें सबसे पहला है HClO4, जिसे कहते हैं पर क्लोरिक एसिड। ये स्ट्रॉन्गेस्ट नोन एसिड इन आवर सिलेबस है। हमारे सिलेबस में जितने भी इंडिविजुअल एसिड्स हैं उनमें सबका चचा जेई है, सबसे आगे जेई है, तो इसे आपको याद या इज्जत देनी पड़ेगी। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हमारे लेवल का। और HClO4 के बाद ऑब्वियसली H2SO4 है, HNO3 है, और बाकी 3 वो हेलोजन एसिड हैं, HI है, HBr है और HCl है। जब भी मैं किसी से पूछता हूँ ना स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड का नाम बताओ, तो अधिकतर लोग HCl का नाम ले रहे होते हैं, जबकि स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में ये आखिरी में है। स्ट्रॉन्ग एसिड जो हमें 6 देने हैं उसमें ये सबसे पीछे की ओर दिख रहा है। फिलहाल ये 6 एसिड आपको स्ट्रॉन्ग एसिड याद रखने हैं। ये जब भी आएंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड का फॉर्मूला या स्ट्रॉन्ग एसिड के हिसाब से क्वेश्चन किया जाएगा। दूसरा होगा, ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में या तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा या तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। स्ट्रॉन्ग बेस कौन से हैं बच्चों? ग्रुप 1 एंड 2 पीरियोडिक टेबल के ये 2 ग्रुप के जो बेस हैं ये स्ट्रॉन्ग बेस हैं। जैसे ग्रुप 1 में हम NaOH ज्यादातर लेंगे या KOH लेंगे, और ग्रुप 2 में हम ज्यादातर MgOH होल ट्वाइस या CaOH होल ट्वाइस लेंगे। फिलहाल आप इन 4 में अगर पहले 2 भी याद रख पा रहे हैं तो भी बहुत है। ये स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आते हैं। अगेन बात वही है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होंगे बेटा? ऐसा बेस जो लगभग 100% टूट जाए, दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, जो लगभग पूरा का पूरा टूट जाएगा वो स्ट्रॉन्ग बेस में आएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन आएगा? जो लगभग पूरा टूट जाएगा, 100% के आसपास टूट जाएगा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। एग्जाम्पल से अच्छी दोस्ती कर लो। स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल हैं HClO4, H2SO4 किंग ऑफ केमिकल भी कहलाता है, HNO3 और HCl, HBr, HI। इन 6 के नाम याद रखें। स्ट्रॉन्ग बेस में किस किस के नाम आपको याद करने हैं? स्ट्रॉन्ग बेस में ग्रुप 1 एंड 2 के बेसिस, स्पेशली NaOH और KOH, इन्हीं के नाम बहुत लेते हैं। कभी कभी Mg या CaOH होल ट्वाइस भी लेते हैं। ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तीसरी कैटेगरी है सॉल्ट, यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 3 तरीके से हो सकते हैं। या तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, या फिर वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, या फिर वो सॉल्ट्स होते हैं। एंड आई होप सो आप सबको मालूम हो, सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज हो जाते हैं तो सॉल्ट बनते हैं। कमाल की बात यह है, जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन भी होता है, ऑल सॉल्ट्स, यानी कोई भी सॉल्ट है, ऑल सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। भले एक दो एक्सेप्शन है, केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन होंगे ही होंगे, लेकिन आप अभी ऑल याद रखें। वो एक दो एक्सेप्शन जैसे
एक CdCl2 है, कैडमियम का सल्फाइड है, या मरकरी का क्लोराइड है, एक दो एक्सेप्शन है, लेकिन वो अभी आपके लेवल में नहीं है। अगर आप बुक देखोगे तो आपको दिख जाएगा भाई ये दो सॉल्ट छोड़ दो, बाकी सारे स्ट्रॉन्ग है। तो आप इस चैप्टर में ध्यान रखना है, फिलहाल अगर कोई सॉल्ट है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। भैया सॉल्ट बना कैसे, यहाँ लिखा है एसिड और बेस से बनेगा। अब आप शुरू से ही पहचानने की हिम्मत रखिए कि अगर मैंने कोई एक सॉल्ट लिखा, ये NaCl लिखा, अब ये जितनी जल्दी आपको समझ में आ गया ना ये सॉल्ट क्यों है, क्योंकि इसमें NaOH भी है और HCl भी है, ये इन दोनों की रिएक्शन से बना है, और इसका ये बेस पार्ट है या स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये इसका स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए ये एक सॉल्ट है मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो आप जितनी जल्दी ये पहचान पाएंगे कि ये सॉल्ट है और किसका सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग कौन है वीक कौन है, ये पहचान पाएंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, तो पहली हेडिंग हमारी है दैट इज, हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज DOI, दैट इज डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, या DOD डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो व्हाट इज डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? इट इज डिनोटेड बाय अल्फा, and it is basically moles dissociated from 1 mole of electrolyte taken. एक मोल में से कितने टूटेंगे? And for strong electrolyte alpha is nearly equal to 1. यहां तक अभी हमने पढ़ा है कि अगर strong electrolyte होगा तो अल्फा 1 के बराबर होगा। और अब हम पढ़ रहे हैं कि अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो क्या होगा। अल्फा अगर 1 से कम है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट, और एक वेरी वीक होगा जिसमें अल्फा 1 से बहुत कम है। ठीक है, जब बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा यानी नेग्लिजिबल के आसपास होगा तो वो वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट है। मतलब जैसे अगर आपने किसी को, दो बच्चों को, ये यूजुअली घर पे करते भी है माँ बाप, 100 रुपए दे देते हैं दिवाली के टाइम पे, होली के टाइम पे किसी, ठीक है। अब एक बच्चा होता है वो शाम तक देखते हैं तो 100 में 99 खर्च करके आता है, उससे कहते हैं कुछ बचा है, वो बड़े कॉन्फिडेंस से कहता है हाँ हाँ बचा है, क्यों नहीं बचा है, और 1 रुपए निकाल के दिखाता है। ठीक है, ये दिलदार वाला प्राणी कहला रहा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। 100 में 99 बेईमान नहीं, 99 खर्च कर दिए। इज इट क्लियर? 100 में 99 खर्च करने वाला कहला रहा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, 100 में 99 गए। एक दूसरा होता है जो एकदम अपोजिट प्रवृत्ति का होता है, कंजूस टाइप का, और वो करता क्या है, 100 में 90 बचा लेता है, 5-10 रुपए जो भी है थोड़े बहुत खर्च किए और मैक्सिमम बचा लिए, वो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और कुछ ऐसे भी होते हैं 100 में 99.99 बचा लेते हैं। ठीक है, यानी वो बहुत ज्यादा बचाने में माहिर हैं, तो वो वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट में आएंगे कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, तो पॉइंट आया, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या डिसोसिएशन अल्फा से डिनोट होती है, और अल्फा किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर हम पढ़ रहे हैं नेचर, और नेचर में हमने पहला पढ़ा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा 1 के आसपास होगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 3 तरह के होंगे, या तो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, या स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, या सॉल्ट होंगे। सॉल्ट भी 4 तरह के होते हैं, या तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करें तब सॉल्ट बनेगा, या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड हो और वीक बेस हो, क्योंकि अभी मैंने वीक बताए नहीं थे इसलिए एग्जाम्पल नहीं लिख रहा हूं। और या फिर हो सकता है स्ट्रॉन्ग बेस हो जाए वीक एसिड, यानी इसका उल्टा। और चौथा पहले वाले का उल्टा, वीक एसिड एंड वीक बेस का सॉल्ट। जितनी जल्दी हो सके सॉल्ट एसिड बेस पहचान लें कि ये एसिड है या बेस है या सॉल्ट है, और कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग है वीक है, कैसा बेस है, स्ट्रॉन्ग है वीक है, और कैसा सॉल्ट है, इन चारों में से ये जितनी जल्दी पहचानेंगे चैप्टर आसान लगेगा। नाउ पॉइंट क्या आया बेटा अगला, कि वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन से हैं। ठीक है सर, क्या हुआ सर सारे सॉल्ट्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है ना? हाँ बेटा, अभी आप सारे को मानिए, बुक में अगर आप पढ़ रहे हो साथ साथ देख रहे हो तो 2-3 वीक होते हैं, लेकिन वो एक्सेप्शन हैं CDS और HgCl2, अन्यथा सारे के सारे स्ट्रॉन्ग है। ये देखो मैंने यहाँ लिखा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और उसमें लिखा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 3 तरह के हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और सॉल्ट। और सॉल्ट 4 तरह के हैं, उसके बाद बताया कि कोई भी सॉल्ट आएगा किसी भी तरीके का तो वो स्ट्रॉन्ग में ही आएगा। बोलो बेटा स्पर्श शुक्ला, क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, मैं सही पहचाना ये देख रहा था। ठीक, अब देखते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन से हुए। ये वो बंधु हैं जिनका अल्फा 1 से बहुत
कम होता है, ठीक है, जो लगभग ना के बराबर या कम टूटते हैं, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो 10% के नीचे, या सही बताऊं तो 5% के नीचे वेरी वीक लेना चाहिए। अगर अल्फा आपका 5% को वैल्यू में अगर लिखेंगे, यूनिटरी अप्रोच में 0.05 है और परसेंटेज में 5%। अगर बेटा अल्फा यहाँ है, ऐसा है, तो वेरी वीक है, तो ये बहुत वीक होगा। और अगर अल्फा इन कैटेगरीज में नहीं है, इससे ज्यादा है, तो वीक लिया जाएगा। वो अभी मैं बताऊंगा वेरी वीक और वीक में अंतर क्या होगा न्यूमेरिकली। फिलहाल तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में कौन आएगा? तो भैया वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल आएगा वीक एसिड। भाई वीक एसिड में क्या है? तो आप या तो सरल भाषा में लिख दीजिए एसिड्स अदर देन स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है, जो ऊपर अदर देन 6 स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर वीक, कोई भी आ जाए। इसमें आप एक चीज और ऐड कर सकते हैं कि अगर कोई भी ऑर्गेनिक एसिड आया है, ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप समझते हैं ना, फॉर्मिक एसिड, एस्टिक एसिड, बेंजोइक एसिड, कोई भी ऑर्गेनिक का कोई भी एसिड आएगा, इसी में आएगा, तो ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक इलेक्ट्रोलाइट या वीक एसिड्स। सारे के सारे ऑर्गेनिक एसिड हमारे वीक हैं, तो वीक एसिड में आप ऑर्गेनिक ले सकते हैं। अब आपने HF कह दिया या H3PO4 कह दिया या फिर वही HClO HClO2 कह दिया, व्हाटएवर, तो ये जितने भी उन 6 के अलावा आपको एसिड दिखेंगे और कोई ऑर्गेनिक दिखेगा, ये सारे बच्चों आपको वीक की कैटेगरी में रखने हैं। दीज ऑल आर वीक एसिड। आई होप सो बेटा समझ में आ रहा हो वीक एसिड क्या है। तो एग्जाम में क्वेश्चन अधिकतर आपको एस्टिक एसिड के मिलेंगे, या हो सकता है HF का क्वेश्चन मिल जाए, HF KF बना के, तो ये आप पहचान लेंगे ये वीक एसिड हैं। यहाँ वो फॉर्मूले लगेंगे विच आर वैलिड फॉर वीक एसिड्स। नाउ दूसरी हेडिंग होगी वीक बेसिस कौन से हैं। अगर ये वीक एसिड है तो वीक बेस भी है। फिर वही डेफिनेशन हो सकती है बेसिस अदर देन ग्रुप 1 and 2, मतलब जितने ट्रांजिशन मेटल हैं उनके बेसिस हो जाए, या और कोई मेटल है जिसका बेस बन सकता है, जैसे एल्यूमिनियम का भी बेस इसी में आएगा बच्चों, इवन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी वीक में आता है, या कोई भी आप आयरन कॉपर इसका हाइड्रोक्साइड ले लें, ये वीक में आएगा। और ऑल ऑर्गेनिक बेसिस, ऑर्गेनिक में ये अमीन्स ग्रुप होता है, ये बेस की तरह काम करता है, क्योंकि बेस की डेफिनेशन लोन पेयर से भी दी जाती है। तो ऑल ऑर्गेनिक बेसिस आर आल्सो वीक बेसिस। तो भैया वीक बेसिस कौन कौन से हो गए? ग्रुप 1 ग्रुप 2 के बेसिस को छोड़ के बाकी जो भी बेसिस हैं वो वीक बेसिस हैं। तो अभी तक अच्छा सॉल्ट तो वीक होते ही नहीं है, तो सॉल्ट को यहाँ नहीं लिखना है। अभी हम पढ़ रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग अल्फा। अल्फा किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? तो फैक्टर अफेक्टिंग अल्फा में क्या आया? अल्फा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आता है नियरली इक्वल टू 1। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या क्या आता है? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और सॉल्ट। सॉल्ट फिर 4 तरह के होते हैं। और अल्फा 1 से कम होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट में 2 ही चीजें आती हैं, या तो वीक एसिड या वीक बेस, इसमें सॉल्ट नहीं आता है। और अब आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझना है। जैसे मैंने ये लिखा बेटा NH4Cl, तो इसे इन 5 में से किस कैटेगरी में ले जाऊं? 1 2 3 4 5। और अगर कोई 3 में कहेगा तो 3 के अंदर फिर एक कैटेगरी होगी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड वीक बेस। और अगर कोई 3 नंबर में कहेगा तो उसको फिर से कहना पड़ेगा कि ये 3 नंबर के अंदर का A है, B है, C है या D है। तो ये अभी हम प्रैक्टिस करेंगे। बताइए बच्चों, ओहो बताइए बच्चों, NH4Cl आप पहले बताइए किस में आ रहा है? 1 2 3 4 5 में किस में आएगा? अगर आप जाग रहे हो तो बता भी दें। सर सॉल्ट्स में आएगा। सर सॉल्ट 3 वाले में। वेरी गुड, ये सॉल्ट है। अब आपको ये बताना है ये कौन से सॉल्ट में आया, ABCD में, या अगर आपको ABCD क्लियर नहीं है तो डायरेक्ट बोलें
कि ये किस में आएगा, दोनों स्ट्रॉन्ग हैं, दोनों वीक हैं, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है? सर सी। सर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। वेरी गुड। तो ये यहाँ पे HCl है और NH4OH है, क्योंकि यहाँ पे ये एक बेस है और ये एक एसिड है, और आपको अभी पढ़ाया जैसा गया है उसमें HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और अमोनिया के बेसिस या ग्रुप 1 और 2 को छोड़ के ये अमोनिया का बेस है नाइट्रोजन का, तो ये वीक बेस हो गया। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है एंड वीक बेस का सॉल्ट है। वेरी गुड। बताइए बेटा, ये लिखा है CH3COOH, ये किस में आएगा? वीक एसिड में। वीक एसिड। वेरी गुड। weak ये acid, गुड बेटा, ये वीक एसिड में खाली आएगा और किसी में नहीं आएगा। नाउ KF। सर वीक बेस। the weak base, सर वीक स्ट्रॉन्ग बेस। तो आप लोग इसको तोड़ने में नाकामयाब रहे। ये बेसिकली KOH और HF का है सॉल्ट। यहाँ KOH एक स्ट्रॉन्ग बेस था और HF एक वीक एसिड था। तो ये वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का एक सॉल्ट था। तो इस समय आप धोखा खा गए, दो ही वर्ड लिखे तो आपको लगा शायद या तो ये एसिड है या बेस है। एसिड बेस पढ़ चुके हो, HOH से ही जनरली एसिड बेस होंगे, यहाँ HOH नहीं है तो नहीं होगा। चलिए और देखते हैं। ये मैंने लिखा RNH2, क्या है ये? ये किस कैटेगरी में भाई बताओ? सॉल्ट में वीक वीक एसिड। एसिड। ये ये एक वीक बेस है, क्योंकि इसके So, पास weak लोन base. पेयर होते हैं। तो ये प्योर बेस है, लोन पेयर होने की वजह से बेस की तरह बिहेव करेगा। वाटर में जाते ही RNH2OH बना लेता है, ये ऐसी चीज बना लेता है और ये OH फिर छोड़ता है। फिलहाल ये एक बेसिक नेचर का है, सही से पहचान कीजिए। चलिए ये बताइए, NaCN सोडियम साइनाइड, ये क्या है? सॉल्ट। sir salt, ओके, तो ये सॉल्ट है, तो किसका सॉल्ट है? स्ट्रॉन्ग एसिड। ये स्ट्रॉन्ग बेस। strong, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड। गुड। यहाँ आपको ये ब्रेक करके देखना है, ये NaOH और HCN आना चाहिए, और NaOH आपका स्ट्रॉन्ग बेस है और HCN आपका वीक एसिड है। तो देयरफॉर इट इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। बोलो भैया, क्लियर है? yes sir, यस सर। तो पहला फैक्टर हुआ हमारा, दैट इज, और यही पूरे चैप्टर में बार बार तंग करेगा, न्यूमेरिकल आएगा और न्यूमेरिकल को अप्लाई आपको ऐसे ही करना है कि कौन से कैटेगरी में रखें, किस कैटेगरी का न्यूमेरिकल है। नाउ नेक्स्ट, दूसरा फैक्टर कौन सा है? चलिए बाकी फैक्टर देखते हैं। अगला फैक्टर है टेम्परेचर। तो एक कॉमन सेंस है, मैंने ये लिख दिया है व्हाटएवर। अब बताइए, टेम्परेचर बढ़ाने से अल्फा बढ़ेगा या कम होगा? कॉमन सेंस की बात है। ये वाला सब बॉन्ड बढ़ेगा। तोड़ोगे, ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे तो ये बनेंगे, यानी ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है। तो एज डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन जो है इज ए एंडोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि बच्चों ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एज इट इज ए एंडोथर्मिक प्रोसेस, तो आपने पिछले पार्ट में पढ़ा है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स एंडोथर्मिक डायरेक्शन। देयरफॉर टेम्परेचर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम आगे जाएगा, और इक्विलिब्रियम आगे जाएगा तो इसका अल्फा इंक्रीज करेगा। क्योंकि ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम मूव्स फॉरवर्ड एंड अल्फा इंक्रीजेस, इसलिए अल्फा बढ़ेगा। तो अल्फा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर बढ़ाने पे अल्फा बढ़ता है।
फिलहाल इससे ज्यादा इसमें जरूरत नहीं मेहनत करने की, क्योंकि कुछ पूछा नहीं जाता। तीसरा फैक्टर होता है डाइल्यूशन, यानी पानी मिला दें या कंसंट्रेशन कम कर दें। इसको हम न्यूमेरिकली प्रूव भी करेंगे कि फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, अगर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो विद डाइल्यूशन के साथ अल्फा इंक्रीजेस वेरी रैपिडली। मतलब अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है और आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो अल्फा बहुत तेजी से बढ़ता है, यानी अल्फा बढ़ता है। तो भाई वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्यों बढ़ता है यार? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो पहले से ही 100% टूटे हुए हैं ना, तो अगर पहले से 100% टूटे हैं तो फिर और कितना टूटेंगे? तो 100 में से 99 मॉलिक्यूल पहले ही टूट चुके हैं, डाइल्यूशन करोगे चलो 99.5 हो जाएंगे, तो थोड़ा बहुत तो बढ़ सकता है लेकिन नेग्लिजिबल हो जाएगा। एंड फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अगर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विद डाइल्यूशन, ठीक है, विद डाइल्यूशन अल्फा रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट सेम, बढ़ रहा है तो ना के बराबर बढ़ रहा है, कोई बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहा। और ये आपको समझ में आना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर है तो भैया पहले से जो 100% टूट के आसपास है, तो और डाइल्यूट करके अगर बहुत थोड़ा चेंज भी हो गया तो वो नेग्लिजिबल चेंज होगा, ना के बराबर चेंज होगा। इज इट क्लियर? तो बेसिकली कहना क्या चाहते हैं कि एक बच्चा था, हमने इन दो बच्चों को थोड़े थोड़े पैसे दे दिए कि चलो शाम को बात करेंगे, खर्च करके आओ, ठीक है। लेट सपोज ये ए नाम का बच्चा था और इस ए नाम के बच्चे को 1 लाख रुपए दिए, और इसके बाद जब इसके हिसाब किताब या बीच में एनालाइज कर रहे थे तो ऑलमोस्ट ये 99,999 रुपए खर्च कर चुका है, ऑलरेडी इतना खर्चा कर चुका है। और ये दूसरा वाला बच्चा है, इसके पास जब हम मिड टाइम पे पहुंचे दिन में तो देखा इसने अभी 5 रुपए ही खर्च किए हैं, बाकी नहीं किए। इज इट क्लियर? अब हमने डाइल्यूशन करना शुरू किया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइल्यूशन? सरल भाषा में कह रहा हूं, इन दोनों को जलील करना शुरू किया, दोनों को जिसे कहते हैं ना शब्दों की मार से कुठा वो किया गया, भिगो भिगो के, डाइल्यूशन, जूता भिगो भिगो के मारा गया, अबे ये ऐसे करके कहा गया। तो जब इसका डाइल्यूशन किया तो ऑब्वियसली इसके डाइल्यूशन से इसका खर्चा बढ़ने गया। जब इसके ऊपर ये थोड़ी बहुत डाइल्यूशन या पानी की मार पड़ी, ठीक है, भिगो भिगो के इसको सुनाई गई, तो ये टूटने लगा। 5 रुपए की जगह इसने 100 रुपए खर्च कर लिए, 200 खर्च कर लिए, 1 लाख के सामने वो भी भले ही नेग्लिजिबल है, लेकिन इसका खर्चा होते हुए दिखा जब इसे सुनाई गई, जब इसको डाइल्यूट किया गया। ये पहले से जनाब 99,999 टूटे हुए हैं। अब इसको अगर तुम जलील करने की कोशिश करोगे, भिगो भिगो के मारने की कोशिश करोगे, तो ये कहेगा भाई कुछ बचा ही नहीं है, और अगर बचा हुआ पैसा भी छोड़ देगा तो इक्विलिब्रियम नष्ट हो जाएगा। इसलिए यहाँ लगभग नेग्लिजिबल चेंज है, यहाँ चेंज ऑब्जर्व होगा। फिलहाल डाइल्यूशन करने से वीक इलेक्ट्रोलाइट में नेग्लिजिबल चेंज होता है, और सॉरी वीक इलेक्ट्रोलाइट में ड्रास्टिक चेंज दिखते हैं, डाइल्यूशन करने से अल्फा बढ़ता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में नेग्लिजिबल चेंज होता है। बोलो बेटा, डाइल्यूशन का फैक्टर क्लियर है? Yes, Yes, sir. वेरी गुड। पहला फैक्टर हुआ हमारा अल्फा का नटूरे पे, नेचर पे, दूसरा फैक्टर हुआ भटूरे पे, नहीं टेम्परेचर पे, और तीसरा फैक्टर हुआ चटूर, नहीं ये क्या नटूरा भटूरा कहाँ से आ गया, तीसरा फैक्टर हुआ डाइल्यूशन पे, ठीक है। तो नेचर, टेम्परेचर, डाइल्यूशन 3 फैक्टर हैं। चौथा फैक्टर अभी मैं आपको चलो अभी समझा दे रहा हूँ, इसका नाम है CIE, CID नहीं CIE है, और इसको हम कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। ये कॉमन आयन इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में बार बार आएगा, और इस शब्द का यूज प्रैक्टिकल में भी बहुत किया जाता है कि देखो यहाँ कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है। तो व्हाट इज कॉमन आयन इफेक्ट, वो भी देख लेते हैं आज ही। व्हाट इज कॉमन आयन इफेक्ट? थोड़ा बहुत आपको केमिकल इक्विलिब्रियम का ज्ञान है, इसलिए याद रखना है, उसको ही हम लगाएंगे। तो पॉइंट क्या है, मान लीजिए ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, लेट सपोज HCN है, जो कि एक वीक एसिड है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में है। HCN हमने तोड़ा, पानी में वो टूट रहा है H आयन और CN आयन में। इस इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो पिछले चैप्टर में आपने सिंपल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था, वो हमने ऐसे करके लिख दिया है। इस चैप्टर में भी यही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बस नाम यहाँ
डिसोसिएशन कांस्टेंट कहते हैं, आप उससे टेंशन ना लें। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये है। तो अभी तक का सीन अगर क्लियर हो कि ये है वीक इलेक्ट्रोलाइट, और इस वीक इलेक्ट्रोलाइट में वीक इलेक्ट्रोलाइट कहने का मतलब इसका अल्फा कम होगा, यानी ये 5% के आसपास टूट रहा है। 100 मॉलिक्यूल लिए थे तो एच आइन सिर्फ 5 मिल रहे हैं। 100 मोल्स अगर लिए थे तो एच आइन के मोल सिर्फ 5 है। 95% ये टूटा ही नहीं है। यहां तक का पिक्चर क्लियर है आपको? अब हमने Yes, बाहर sir. से ऐड कर दिया NaCN। अब अगर आपको दिख गया हो NaCN, अगर आपको समझ में आ गया हो ये Strong NaCN base. सॉल्ट है, अरे बहुत बढ़िया। और सॉल्ट हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, तो NaCN जैसे हम डालेंगे वो टूट के Na आयन और Cn आयन देगा। बताओ बच्चों, जब एक बीकर है, उस बीकर में हमने HCN डाला, Cn आयन बहुत कम थे, लेकिन जैसे ही NaCN डाला तो Cn आयन बढ़ गए। क्यों बढ़ गए? क्योंकि ये तो सॉल्ट है और सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। ये ऑलमोस्ट 100% टूट गया। तो यहां इस इक्वेशन में बताइए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाली इक्वेशन में यहां ये Cn आयन बढ़ गए, क्योंकि सॉल्यूशन में Cn आयन आ गए तो आ गए, कहीं से आए इससे मतलब नहीं। तो Cn आयन बढ़ गए। बताओ बेटा, ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये बढ़ गया कम हो गया? सब बढ़ गया। बस एक ही को समझ में आया? सर बढ़ गया। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा कम होगा? सब बढ़े। सर बढ़ेगा। तो बाकी बच्चे नहीं बोल रहे हैं, एक ही दो बच्चे बोल रहे हैं, अच्छी बात नहीं, सबको टेक पार्ट सब करना चाहिए। बढ़ेगा। हाँ, नमन का आंसर आया था, प्रगति का आया था और एक स्पर्श का, बाकी नहीं बोल रहे फिलहाल। सब बढ़ेगा। हाँ बेटा, यहाँ पे क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो वही रहेगा, और जो चीज बढ़ेगी उसका नाम था क्यू, रिएक्शन क्वोशिएंट। इसीलिए मैंने कहा ये पिछले चैप्टर से लिंक है थोड़ा सा, या पिछले टॉपिक से, इक्विलिब्रियम से। तो आपको याद होगा इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड नहीं करता, या कंसंट्रेशन पे, सॉरी, इनिशियल कंसंट्रेशन पे। हाँ, ये चेंज जो हो रहा है उसका नाम क्यू है, ना कि के। भाई के तो इक्विलिब्रियम जब आएगा तभी होगा ना। तो जब बाहर से Cn आयन आए तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, और जो चीज बदल गई वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं, रिएक्शन क्वोशिएंट बदल गया। अब होगा क्या, जब आप बाहर से Cn आयन बढ़ा रहे हो, आपको समझ में आ रहा है, जब Cn आयन बढ़ेगे तो ये इक्विलिब्रियम आगे जाएगा पीछे जाएगा? ली शैटलियर प्रिंसिपल कहता है जो चीज बढ़ गई उसे कम करो, और कम करने के लिए पीछे ये लहर जाएगा। कहां चली रिएक्टेंट्स पे जाएगी? पीछे जाएगा। पीछे। अब जरा सोचना, ये बेचारा पहले से कम टूट रहा था, पहले ही 100 में 5 टूट रहे थे, 99 या 95 बच रहे थे, 95 आर देयर। और अब अगर ये रिएक्शन पीछे आ गई तो ये वाला नंबर बढ़ के 96, 97, 98 हो जाएगा, और ये जो पहले H5 और CN5 थे ये और कम हो गए, ये बल्कि 2 या 1 ही रह गए, यानी ये कम हो गए। यानी ये जो अल्फा वीक इलेक्ट्रोलाइट का है ये पहले से कम था, लेकिन अब और ज्यादा कम हो गया, और ये अब ऑलमोस्ट अनडिसोशिएटेड हो गया, अब ये टूटेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? व्हाट इज कॉमन आयन इफेक्ट? फिर से देखिए, व्हाट इज कॉमन आयन इफेक्ट या CIE क्या है? अगर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें आपने मिक्स कर दिया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो वीक के अंदर स्ट्रॉन्ग मिलाएं, ऑब्वियसली जिनमें आपस में कम से कम एक कॉमन आयन हो, तो इसका रिजल्ट हमें देखने को क्या मिलेगा कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका अल्फा जो पहले से कम था अब और भी कम हो जाएगा, और ये अब क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट अनडिसोसिएटेड हो जाएगा, अब ये ना के बराबर टूटेगा। एक रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट, जो कॉमन आयन होगा उस कॉमन आयन की कंसंट्रेशन भले ही दोनों की वजह से है, लेकिन मेनली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वजह से होगी। इट इज अ कॉमन सेंस। अगर मैं इस इक्वेशन में आपसे कहूं कि बताओ इस सॉल्यूशन में जो Cn आयन है, इस सॉल्यूशन में जो Cn आयन है वो किसकी वजह से है? वो Cn आयन HCN की वजह से है या NaCN की वजह से? तो आपकी कॉमन सेंस है ये तो टूट ही नहीं रहा। जब ये टूट ही नहीं रहा इसकी वजह से Cn थोड़ी है, तो Cn आयन मेनली किसकी वजह से है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। कॉमन आयन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वजह से होगा। और ओवरऑल अनकॉमन आयन जो होगा ये UCI मतलब अनकॉमन आयन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस।
ओवरऑल नुकसान किसका होता है, कौन कम हो जाता है? तो यहाँ पे ये तो बढ़ गए, ये इसलिए बढ़ गए क्योंकि ये CN यहां से आ गए, ये तो बढ़ गए। रिएक्शन पीछे गई तो ये भी बढ़ गए, 95 से 96 97 हो गए। ये 5 से 90s में पहुंच गए, बढ़ गए। ये 95 से 97 98 हो गए, बढ़ गए। ये 5 से 2 ही रह गए। यानी ओवरऑल नुकसान इस H आयन का हुआ जो यहाँ पे अनकॉमन था। तो कॉमन आयन इफेक्ट में पिस्ता कौन है, किसकी दुर्गति होती है? दुर्गति होती है जो भी चीज अनकॉमन है वो कम हो जाती है। तो ये याद रखने हैं इसके 3 रिजल्ट्स। कॉमन आयन इफेक्ट के 3 रिजल्ट्स आपको ठीक से याद करने हैं। क्या क्या 3 रिजल्ट्स हैं बेटा? पहला रिजल्ट है कि जब भी कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा तो वीक इलेक्ट्रोलाइट अब ना के बराबर टूटता हुआ दिखेगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट विल डिसोशिएट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। ये पहला रिजल्ट है। दूसरा रिजल्ट है कि जो कॉमन आयन है उसकी कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग की वजह से लीजिएगा, वीक की वजह से नेग्लिजिबल लीजिएगा। और तीसरा है जो भी चीज अनकॉमन है वीक इलेक्ट्रोलाइट की, वो असलियत में कम होती है। असलियत में इस पॉइंट की वजह से ही कॉमन आयन इफेक्ट लगाते हैं। मतलब हमें किसी चीज को कम करना होता है तो हम उसे अनकॉमन कर देते हैं तो वो कम हो जाती है। तो याद रखिएगा इसमें ये वाला पेज जो है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 2 हो, कॉमन आयन होना चाहिए, फिर ये 3 रिजल्ट आएंगे। कॉमन आयन इफेक्ट यहां लगेगा जब एक वीक एक स्ट्रॉन्ग है और वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा कम हो जाएगा, कॉमन आयन सिर्फ स्ट्रॉन्ग की वजह से दिखेगा और अनकॉमन वीक इलेक्ट्रोलाइट का सबसे ज्यादा तेजी से गिरेगा या कम होगा। बोलो भैया, कॉमन आयन इफेक्ट क्लियर है? Yes, sir. एनी डाउट? बोलिए। नो सर। कॉमन आयन इफेक्ट में किसी को डाउट है? नो सर। No, sir. चलो आज का बेटा सेशन यहीं तक रखते हैं।